हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ टिब्रिवाल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कॉस्ट शीट का ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट और मॉडर्न कॉस्ट शीट देखे थे। और फिर अब इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात बताना भूल गया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे कोई भी एक्सपेंस होता है तो दो टाइप का एक्सपेंस होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहता है ओवरहेड या फिर कुछ और भी लिखा रहता है जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो एक ये बात बताना था। अब उसके बाद हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कॉस्ट शीट का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा PDF, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम लोग को बोल रहा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है और एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोइंग इंटरला द प्राइम कॉस्ट। मतलब यहाँ पर हम लोगों से तीन चीज़ मांगा, पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे प्राइम कॉस्ट को निकालते हुए, मतलब हम लोग को प्राइम कॉस्ट भी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हम लोग से मांगा और डाटा दिया हुआ है हम लोग को। रॉ मटेरियल दिया हुआ है ओपनिंग 1/4/2020 का, WIP दिया हुआ है और भी फिनिश्ड गुड दिया हुआ है। फिनिश्ड गुड 10,000 यूनिट्स है, ठीक है। और फिर रॉ मटेरियल कितना हम लोग परचेज किए हैं ये दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स प्रोसीड दिया हुआ है हम लोग को, कितना हम लोग सेल किए, 50,000 यूनिट सेल किए हैं 18 लाख रुपीज़ पर, ठीक है। और फिर रॉ मटेरियल हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 21 का, उसी तरह WIP दिया हुआ है और फिनिश गुड का भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब देखो हम लोग को यहाँ पर निकालना है क्या चीज़, प्राइम कॉस्ट निकालना है। तो प्राइम कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्राइम कॉस्ट के लिए हम लोगों को लगता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। बट हम लोग को क्वेश्चन में कहीं पर भी रॉ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं दिया हुआ है और हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर डायरेक्ट वेजेज ही लगता है। तो हम लोग को डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड हम लोग को आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किए वो नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग को दिया हुआ है कि ओपनिंग में कितना रॉ मटेरियल था, क्लोजिंग में कितना रॉ मटेरियल है और हम लोग कितना परचेज किए। मतलब अगर हम लोग अब आंसर यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा कि हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, उसमें हम लोग कितना रॉ मटेरियल परचेज किए उसको ऐड कर दिए हैं और फिर कितना रॉ मटेरियल हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ, अगर उसको लेस कर देते तो हम लोग को उससे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, उसमें हम लोग 4 लाख रुपीज़ का परचेज किए और फिर 90,000 हम लोग का बचा हुआ है तो उसको लेस कर दिए। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग का टोटल पूरे साल में इतना का कंज्यूम किए हम लोग, और हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था तो उसको ऐड कर दिए तो हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकल गया। ये हम लोग का पहला आंसर निकला प्राइम कॉस्ट। उसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, हम लोग का हो गया रॉ मटेरियल यूज कर लिए, रॉ मटेरियल परचेज यूज किए और फिर डायरेक्ट वेजेज यूज किए, उसके बाद फिर फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग लिख दिए यहाँ पर। उसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे तो उसमें हम लोग लेस सेल ऑफ स्क्रैप भी करते थे और फिर प्राइमरी पैकिंग भी करते थे। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर इस दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ एक बार, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड और फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करने के बाद हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा क्या चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग इस तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इस दोनों को ऐड करेंगे और इसको लेस कर देंगे तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा उसको अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं तो फिर हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वर्क कॉस्ट जो भी बोलो वो निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग को उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फैक्ट्री के बाद हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं तो फिर वही हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो फिर उसको ऐड करने के बाद हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग जब ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग उसी क्वेश्चन में मांगा था तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं।
उसके बाद फिर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड 10,000 यूनिट्स था, उसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था तो हम लोग उसको लिखे। और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का हम लोग को वैल्यू नहीं दिया था, बट हम लोग को बताया था कि इतना यूनिट्स हम लोग क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करके निकालेंगे। किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे कि हम यहाँ पर हम लोग फीफो मेथड लिए हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो फीफो मेथड एज्यूम किए हैं, और फिर क्वेश्चन में नोट लिख देना है कि हम लोग फीफो मेथड यूज किए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लिफो मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि लिफो मेथड यूज नहीं होता है कहीं भी जल्दी, तो उसकी जगह हम लोग फीफो मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो फिर जो पहले आया स्टॉक हम लोग के पास सबसे पहले उसको हम लोग सेल करने, या फिर हम लोग उसको अपने स्टॉक्स सेल करते हैं, हम लोग उसको सेल करने का कोशिश करते हैं। तो इसी कारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ज़्यादा सही लगता है। तो हम लोग उसमें कैसे करेंगे, कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ है हम लोग को निकालना है, यहाँ पर कितना प्रोडक्शन किए। तो फिर देखो, जैसे कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड है उसमें हम लोग कितना का प्रोडक्शन किए, और फिर कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड बच गया, अगर उसको लेस कर देते हैं तो फिर हम लोग के पास सेल निकलता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 10,000 यूनिट था, प्रोडक्शन का तो दिया नहीं था हम लोग को यूनिट, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिया था 15,000 यूनिट, और क्वेश्चन में बोला था सेल हम लोग का 50,000 यूनिट्स का है। तो इससे हम लोग को प्रोडक्शन का वैल्यू निकल जाएगा 55,000 यूनिट्स प्रोडक्शन का है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिफो मेथड लगाएंगे, क्वांटिटी वैल्यू और रेट पर यूनिट लिखे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिया हुआ है हम लोग को कितना 10,000 यूनिट्स है, जिसका वैल्यू दिया था यहाँ पर 2,88,000, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,88,000, तो उसको हम लोग लिखे। रेट पर यूनिट 28.8 निकला। और फिर प्रोडक्शन हम लोग का यहाँ पर से निकला कि हम लोग 55,000 यूनिट्स लिए हैं, और फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पर 12,82,000 है, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उससे हम लोग का रेट पर यूनिट निकला 23.31 पर यूनिट। ठीक है, और फिर सेल हम लोग 50,000 यूनिट किए थे, क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग को, तो 50,000 यूनिट हो गया। फिफो मेटल लगा रहे हैं, मतलब जो पहले स्टॉक है हम लोग के पास वो पहले सेल हो जाएगा। तो 10,000 यूनिट हम लोग के पास पहले से स्टॉक था, उसका रेट पर यूनिट इतना है कॉस्ट का 28.8 पर यूनिट है, तो फिर उसका वैल्यू ये है। और फिर बचा 50,000 में से 10,000 हम लोग का पहला ओपनिंग स्टॉक चले गया। उसके बाद फिर हम लोग का जो 40,000 यूनिट सेल हुआ होगा, वो जितना हम लोग प्रोडक्शन किए होंगे उसमें से गया होगा, तो 40,000 यूनिट इंटू 23.31, तो ये वैल्यू निकल गया। इस दोनों को हम लोग ऐड करके 50,000 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज निकल जाता है यहाँ पर यूनिट। ठीक है, और फिर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बचता है यहाँ पर 15,000 यूनिट। जैसे कि 50,000 यूनिट यहाँ पर सेल किए थे, तो जिसमें से कि 10,000 यूनिट्स यहाँ से चले गया था, और फिर 40,000 यूनिट्स यहाँ से गया था, तो इसमें से 40,000 यूनिट गया तो बचा 15,000 यूनिट। वही है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास 15,000 यूनिट बचा, और फिर उसका रेट पर यूनिट दिया हुआ ये 23.31 रुपीज़। तो फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, उसको हम लोग यहाँ पर लेस कर दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलने के बाद ऐसे तो यहाँ पर हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाता है, बस हम लोग को क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिटेल दिया हुआ था, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है। तो 1 मिनट और लगेगा, इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं जाता है एग्जाम में, क्या पता बाई चांस मार्क्स काट ले। अगर डिटेल दिया है तो उसको सॉल्व कर देना चाहिए। तो फिर इसीलिए हम लोग सेलिंग एक्सपेंस को भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है ये दोनों, तो इस दोनों को हम लोग यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इस दोनों को लिखने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया हम लोग का। और फिर हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ तक निकला, हम लोग को प्रॉफिट नहीं दिया था, सेल प्रोसीड दिया था उसके जगह, कि हम लोग 50,000 यूनिट सेल किए हैं 18 लाख रुपीज़ पर। ठीक है, यहाँ पर 50,000 यूनिट सेल किए थे, 50,000 यूनिट 18 लाख रुपीज़ पर सेल किए, तो उससे बैलेंसिंग फिगर हम लोग को निकल जाता है प्रॉफिट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये था, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसको मैंने पहले से आंसर सॉल्व कर लिया था, जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, और आप लोग को भी ये जल्दी समझ आ जाए। और फिर इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन, उसको एक बार रीड करिए
और फिर मैं भी समझाता हूँ। द सेकेंड क्वेश्चन है द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज़ 36,000। तो फिर मतलब एक आर्टिकल है, कोई चीज़ है जिसका सेलिंग प्राइस 36,000 मतलब उसको हम लोग 36,000 रुपीज़ पर सेल किए हैं। और फिर उसका डायरेक्ट मटेरियल, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोग को दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल उसका 50% जितना कॉस्ट है उसका 50% डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस 20% है उसके कॉस्ट का, और जो बैलेंस बचता है मतलब कि 30% वो ओवरहेड है। ठीक है, वो ओवरहेड है। अब इसके बाद लिखा है कि ड्यू टू एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस, मतलब कि महंगाई बढ़ गया है तो उसके कारण मटेरियल प्राइस हम लोग का 15% से बढ़ गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर वेज रेट हम लोग का 25% से बढ़ा है। और फिर हम लोग का प्रॉफिट बोल रहा है इसके कारण 25% से हम लोग का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस हम लोग का अनचेंज्ड है, मतलब कि सेलिंग प्राइस हम लोग का चेंज नहीं हुआ है, हम लोग सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन डिमांड करता है हम लोग से प्रिपेयर कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम लोग को दो सिचुएशन दिया होगा, दोनों सिचुएशन को एक साथ कंपेयर करके एक साथ उसको आमने सामने बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपेयर अ कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट सेल प्राइस एंड प्रॉफिट। हम लोग से तीन चीज़ मांगा है, कॉस्ट मांगा है कितना कॉस्ट लगा, सेल प्राइस कितना है उसका, और फिर प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अंडर प्रेजेंट कंडीशन में और फ्यूचर इंक्रीज और एक्सपेक्टेड इंक्रीज फॉर द फ्यूचर। मतलब कि हम लोग से तीन चीज़ मांगा है, क्या क्या चीज़ मांगा है, कॉस्ट मांगा है, सेल प्राइस मांगा है और प्रॉफिट मांगा है। किस चीज़ में, प्रेजेंट कंडीशन जो अभी हम लोग का प्रेजेंट है, और जब हम लोग का महंगाई बढ़ जाता है उसके बाद फ्यूचर का जो है उसमें हम लोग का उसका भी हम लोग को कॉस्ट, सेल प्राइस और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज एट प्रेजेंट हैज़ टू बी अर्नड। मतलब एज्यूमिंग सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर कॉस्ट मतलब कि जितना कॉस्ट है हम लोग का उस पर हम लोग को सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर रहा हम लोग का सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले इसको लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स, हम लोग को टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया था तो उसको हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, टोटल कॉस्ट एक्स मान लिए, फिर उसके बाद फिर पार्टिकुलर्स प्रेजेंट कंडीशन है और फिर फ्यूचर कंडीशन। ठीक है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया था कि 50% है, तो फिर 50% ऑफ टोटल कॉस्ट भी था, तो ये 0.5x हो गया। डायरेक्ट वेजेज हम लोग को 0.2x हो गया, और फिर ओवरहेड बोला था बैलेंस, तो फिर वो 0.3x हो गया। टोटल कॉस्ट को हम लोग x माने थे। ठीक है, x मान लिए थे, और हम लोग को सेल प्राइस दिया था 36,000। तो अगर हम लोग 36,000 में से x माइनस कर देते हैं तो फिर हम लोग को प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया उसमें से। उसके बाद फिर हम लोग को क्या बोला है कि ड्यू टू एंटिसिपेटेड इंक्रीज, मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि महंगाई बढ़ा तो फिर हम लोग का प्राइस बढ़ गया था, 15% से मटेरियल का प्राइस बढ़ा था। तो हम लोग का पहले तो 0.5x था, अगर इसमें हम लोग 15% करते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखें 0.5x है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ऐड 15% हम लोग का महंगाई बढ़ गया है तो उसको हम लोग 15% ऐड करने के बाद 0.75 आता है, तो फिर वो 0.75x आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग को बोल रहा है कि वेज रेट हम लोग का 25% से बढ़ा था, तो वेज रेट हम लोग का पहले 0.2x था, तो 0.2 में अगर हम लोग 25% अगर ऐड करते हैं तो 0.25 आता है, तो फिर वही 0.25x हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग को ओवरहेड के लिए कुछ नहीं बोला है, तो ओवरहेड सेम हो गया 0.3x। अगर इस तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो फिर 1.25x आ गया। ठीक है, और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। पहला कंडीशन था कि जब हम लोग का सेलिंग प्राइस अगर अनचेंज होता है तो हम लोग का प्रॉफिट 25% से कम हो जाता है। तो अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को अनचेंज किए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस को अनचेंज किए, तो ये जो प्रॉफिट है ये निकला हम लोग का फ्यूचर कंडीशन में। अब देखिए, ये बोल रहा है हम लोग को क्वेश्चन बोला था कि जब हम लोग सेलिंग प्राइस अनचेंज किए तो फिर हम लोग का फ्यूचर में हम लोग का प्रॉफिट 25% से कम हो जाता है। मतलब ये जो है ये इसका 25% से कम है, मतलब कि 75% है। ये जो प्रॉफिट है इसको यहाँ पर लिखें। ठीक है, 36,000 माइनस 1.25x इज इक्वल टू इसका 25% से कम हो जाता है, मतलब माइनस 36,000 माइनस एक्स को माइनस 25% इसका।
ठीक है, इसी का 25% है ये, ठीक है। तो फिर 36,000 माइनस ये 25% से कम हो गया, मतलब कि अब ये 75% बचा, ये 75% के बराबर हो गया। तो फिर 75% इंटू 36,000 माइनस एक्स की, बच्चे लोग को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, तो उसी को मैं अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ। 36,000 माइनस 1.25 एक्स इज इक्वल टू, अब इसको बाहर हम लोग का ब्रैकेट खोलते हैं, तो फिर इसको ये हम लोग का 36,000 का 75% 27,000 हो जाएगा, और एक्स का हम लोग का 75% 0.75x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 27,000 को हम लोग इस साइड लेते आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर तो फिर यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग माइनस 1.25x को इस साइड राइट साइड लेकर के आएंगे, तो फिर ये प्लस में बदल जाएगा। तो फिर यहाँ पर 1.25x माइनस यहाँ पर था 0.75, वो हो गया, और इसको इधर लेकर के आए तो 36,000 माइनस 75,000 हो गया। अभी इस दोनों को अगर माइनस करते हैं हम लोग, इस दोनों को माइनस किए, तो फिर यहाँ पर हम लोग को बचता है 3.75x इज इक्वल टू, इस दोनों को माइनस किए तो फिर 9,000 बच गया। एक्स हम लोग का यहाँ पर एक सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई 0.375, ठीक है। तो फिर एक्स हम लोग का ऐसे निकलेगा 24,000, ये हम लोग का एक्स माने थे यहाँ पर कि लेट एक्स टोटल कॉस्ट भी एक्स, तो फिर वही आया यहाँ पर हम लोग का ये टोटल कॉस्ट निकल गया एक्स से 24,000, ठीक है। अब हम लोग का देखो प्रॉफिट क्या निकलता है, यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट था 36,000 माइनस एक्स, तो फिर ये तो हम लोग का 24,000 आ गया, और फिर ये 36,000 है, तो फिर 36,000 माइनस 24,000 क्या हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग का बोला था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेम रहेगा, ठीक ना, तो फिर उस कंडीशन में भी निकालना है। तो फिर अगर हम लोग का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेम है, मतलब कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 100 करते हैं तो 50% ऑन टोटल कॉस्ट आता है, मतलब 12,000 24,000 का 50% है, तो वही 50% ऑफ टोटल कॉस्ट आया। अब उसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग का एक्स था 24,000, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर 0.5 इंटू एक्स, मतलब 0.5 इंटू 24,000 करेंगे तो फिर 12,000 आएगा। उसी तरह हम लोग 0.2 इंटू एक्स करेंगे, मतलब 0.2 इंटू 24,000 करेंगे तो 4,800 आएगा, और 0.3x मतलब कि 0.3 इंटू 24,000 करेंगे तो फिर 7,200 आएगा। टोटल 24,000 आया, वही x था यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम लोग का सेल दिया हुआ था तो कॉस्ट प्रॉफिट निकल गया 12,000, सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं। तो फिर ये हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया। इसको अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग का सेल प्राइस दिया हुआ था यहाँ पर 36,000, तो इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा ये 12,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का x निकला था 24,000, तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सॉल्व करने पर निकला था 0.75x, मतलब कि 24,000 इंटू 0.75x करने पर 13,800 आएगा। और फिर हम लोग अगर 0.25x मतलब कि 0.25 इंटू 24,000 करते हैं तो फिर 6,000 आएगा, और 0.3x मतलब कि 0.3 इंटू 24,000 करने पर 7,200 आएगा। अगर इस तीनों को ऐड कर देते तो 27,000 आ गया। और हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में निकाले थे कि हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 50% ऑफ टोटल कॉस्ट होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग का 27,000 का 50% 13,500 हुआ, तो ये प्रॉफिट हो गया हम लोग का। अगर इस दोनों को ऐड कर देते तो फिर ये हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि जब कॉस्ट अगर प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पर इसका 50% था, तो अगर वैसा होता है 50% तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा वो निकालना था हम लोग को। तो ये क्वेश्चन हम लोग का किस तरीक़ा से सॉल्व हुआ एक बार फिर से समरी करके बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू निकाले, यहाँ पर इसको पुट करके हम लोग, और फिर इसको फ्यूचर में पुट करके जब सेल प्राइस सेम था, पहला कंडीशन था क्वेश्चन में कि सेल प्राइस सेम रखने पर यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट 25% से कम हो जाता है, तो उससे हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिए थे सॉल्व करके, और फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कितना परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट है वो भी निकाल लिए थे। तो फिर हम लोग का यहाँ पर ये सब वैल्यू भी निकल गया था। फिर x का वैल्यू पुट करने के बाद और फिर यहाँ पर निकल गया था वैल्यू, यहाँ तक हम लोग का x का वैल्यू पुट करने से निकल गया था। और फिर वर्किंग नोट में हम लोग यहाँ पर 50% ऑन टोटल कॉस्ट पर काम किए। 50% ऑन टोटल कॉस्ट मतलब कि 27,000 का 50%, तो फिर यहाँ पर ये निकला। और फिर हम लोग का आंसर यहाँ पर सेलिंग प्राइस मांगा था तो वो भी निकाल दिए। ओके, अब हम लोग का आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है द कॉस्ट स्ट्रक्चर, सॉरी ये नहीं है, ये तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर टिब्रीवाल एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ क्लॉथ, दैट इज क्लॉथ ए एंड क्लॉथ बी। मतलब कि ये कंपनी है जो कि क्लॉथ ए और क्लॉथ बी बना रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021, वेयर डायरेक्ट मटेरियल का दिया है 6 लाख, डायरेक्ट वेजेस 3,50,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000, ठीक है। टोटल 10 लाख है। और फिर इट इज़ सर्टेन डैट कॉस्ट पर यूनिट रेशियोज आर। यहाँ पर हम लोग का रेशियो का बात किया है, मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है। कॉस्ट पर यूनिट मतलब कि कितना यूनिट सेल हुआ है उसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे, कितना पर यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसका कॉस्ट का पर यूनिट का बात कर रहा है, ठीक ना। डायरेक्ट वेजेज हम लोग का दिया है टाइप ए, मतलब कि क्लॉथ ए जो था उसमें डायरेक्ट मटेरियल, उसका डायरेक्ट मटेरियल कॉन्सिस्ट करता है थ्राइस, ठीक ना। मतलब कि थ्राइस एज मच एज डैट इन टाइप बी। मतलब कि क्लॉथ ए जो था उसका जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो 3 गुना लगता है क्लॉथ बी के कंपेरिजन में, कहने का मतलब ये है। और फिर हम लोग का बोल रहा है डायरेक्ट वेजेज ऑफ टाइप बी वेर 50% ऑफ टाइप ए। मतलब कि क्लॉथ ए में अगर मान लो 1 रुपया लगता है 1 यूनिट को बनाने में, ठीक ना, वेजेस, तो हम लोग का क्लॉथ बी को बनाने में 50% उसका लगेगा, मतलब 50 पैसा लगेगा 1 यूनिट को बनाने में, कहने का मतलब ये है। और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड वेर सेम इन बोथ टाइप। अब देखो ऊपर में तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों क्लॉथ में सेम है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों क्लॉथ में सेम है, बट क्वेश्चन में ऊपर में लिख दिया है कि कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट बनाने का कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड सेम है, ठीक है। तो फिर जितना यूनिट बनाए होंगे उस रेशियो में प्रोडक्शन ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफ ईच टाइप वाज 300% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। तो हम लोग को डायरेक्ट वेजेज जितना है उसका 3 गुना है। 300% का मतलब 3 गुना होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3 गुना है। और सेलिंग कॉस्ट वेयर ₹5 पर क्लॉथ्स ऑफ बोथ टाइप। मतलब कि जितना यूनिट हम लोग सेल किए हैं पर यूनिट क्लॉथ, ठीक ना, उसका 5 रुपया करके, 1 यूनिट का 5 रुपया करके दोनों में लग रहा है, ठीक है। और प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर टाइप ए हम लोग 50,000 क्लॉथ्स बनाए थे, जिसमें से कि 46,000 हम लोग सेल कर दिए। और टाइप बी बोल रहा है कि 75,000 बनाए थे, जिसमें से कि हम लोग 70,000 यूनिट सेल कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को दिया है कि सेलिंग प्राइस वाज 35 रुपया क्लॉथ ए का था और 50 रुपया क्लॉथ बी का था। हम लोग से पूछ रहा है कॉस्ट और प्रॉफिट बताना है दोनों कॉस्ट में, दोनों क्लॉथ्स में कॉस्ट और प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं आंसर। ऐसे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर कॉस्ट और प्रॉफिट बनाने के लिए हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना होगा। तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड जो है वो लिख दिया 31 March 2021, ठीक है। पार्टिकुलर्स क्लॉथ ए और क्लॉथ बी, ठीक है। क्लॉथ ए है ये, क्लॉथ बी है, और फिर ये टोटल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर कॉम्परेटिव बोला था स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो फिर ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाए, ठीक है। एग्जाम में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर स्केल से लाइन खींचने वाला, लाइन खींचने से ज़्यादा टाइम पास होगा, तो उसको किसी तरह अवॉइड करने का कोशिश करना है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल में बोला था कि क्लॉथ ए में हम लोग को 3 गुना लगता है क्लॉथ बी के कंपैरिजन में। और क्वेश्चन में सबसे ऊपर लाइन में दिया हुआ था कि कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो दिया हुआ है। तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग टोटल कितना यूनिट बनाए थे, डायरेक्ट क्लॉथ ए 50,000 यूनिट बनाए थे और क्लॉथ बी 75,000 यूनिट बनाए थे, ठीक है। और क्लॉथ बी का 1 यूनिट को बनाने में 3 गुना लगता है 1 यूनिट क्लॉथ बी का बनाने में। क्लॉथ ए का 1 यूनिट बनाने में 3 गुना प्राइस लगता है क्लॉथ बी का 1 यूनिट बनाने में, ठीक है। तो फिर हम लोग का अगर क्लॉथ बी का 1 यूनिट बनाने में हम लोग को 1 रुपया लगेगा, तो फिर क्लॉथ बी का 1 यूनिट बनाने में हम लोग को 3 रुपया लगेगा। और हम लोग 50,000 यूनिट बना रहे हैं क्लॉथ ए, और फिर क्लॉथ बी हम लोग 75,000 यूनिट बना रहे हैं। तो टोटल हम लोग को 1,50,000 हो जाएगा, मतलब कि 2:1 का रेशियो हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था डायरेक्ट मटेरियल का 6 लाख रुपीज़। तो हम लोग अगर उसको 2:1 के रेशियो में बांटते हैं तो वो 4 लाख 2 लाख में डिवाइड हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग को डायरेक्ट वेजेज में दिया था कि डायरेक्ट वेजेज हम लोग को क्लॉथ बी का बनाने में 50% लगता है क्लॉथ ए के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग क्लॉथ ए का 1 यूनिट बनाने में 1 रुपया लगता है, तो क्लॉथ बी का 1 यूनिट बनाने में हम लोग को 1.5 रुपया लगेगा। तो हम लोग क्लॉथ ए का हम लोग टोटल 50,000 यूनिट बनाते हैं, और फिर क्लॉथ बी का हम लोग 75,000 यूनिट बनाते हैं। तो फिर हम लोग को आता है यहाँ पर रेशियो 50,000 = 37,500। ये कैसे है 37,500 75,000 × 0.5 किए,
तो फिर 37,500 आया। इसका रेशियो निकलता है 4:3। हम लोग को क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया था 3,50,000 डायरेक्ट विजिट का, तो फिर हम लोग उसको 4:3 में डिवाइड किए, 2,00,1,50,000। ठीक है। अब हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो इससे हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकल जाता है। प्राइम कॉस्ट निकल गया इस दोनों को ऐड करने के बाद। अब उसके बाद हम लोग को प्रोडक्शन ओवरहेड दिया था कि दोनों कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों में सेम लगता है। सेम कैसे लगता है? कॉस्ट पर यूनिट पर सेम लगता है। तो हम लोग पर यूनिट पर सेम लगता है ना, तो ठीक है भाई, 1 रुपया लिख दिए हम लोग। ठीक है, मतलब कि सेम लगा, 1 रुपया इधर भी लगा, 1 रुपया इधर भी लगा। और फिर हम लोग का इधर हम लोग 50,000 यूनिट्स बनाए थे, तो फिर क्लॉथ ए को हम लोग 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किए, और फिर क्लॉथ बी को हम लोग 75,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग को 2:3 का रेशियो आया। टोटल हम लोग को प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्ट दिया था 50,000 यूनिट्स, तो हम लोग उसको डिवाइड कर दिए 20,000, 2:3 में डिवाइड किए, तो 20:30 आ गया, मतलब 20,000:30,000। अब हम लोग को और कुछ यहाँ पर नहीं दिया है, WIP का ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्क्रैप या फिर प्राइमरी कॉस्ट, ये सब चीज़ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट इस दोनों को, प्राइम कॉस्ट और फिर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिए, तो फिर हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया 6,20,000, 3,80,000 और 10 लाख। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है कि वो 300% ऑफ डायरेक्ट वेजेज है। मतलब कि जो भी डायरेक्ट वेजेज हम लोग का निकला था, डायरेक्ट वेजेज कितना निकला था, यहाँ पर निकला था 4 लाख, 2 लाख और 6 लाख टोटल था, तो इसका 300% मतलब कि 3 गुना है। तो हम लोग को डायरेक्ट वेजेज यहाँ पर, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नहीं ठीक है, हम लोग सॉरी, डायरेक्ट वेजेज ये है, डायरेक्ट मटेरियल पुल से बोल दिया था। डायरेक्ट वेजेज हम लोग को 2 लाख, 1,50,000 और 3,50,000 है। ठीक है, तो फिर हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 300%, मतलब कि 3 गुना ऑफ डायरेक्ट वेजेज बोल रहा है, तो हम लोग का डायरेक्ट वेजेज यहाँ पर 2 लाख है, तो उसका 3 गुना 6 लाख हो गया। 1,50,000 का 3 गुना 4,50,000, और फिर इसको ऐसे भी टोटल करेंगे तो 10,50,000 आ गया, या फिर 3,50,000 का टोटल करते हैं तो फिर हम लोग को 10,50,000 आ जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग का निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा इससे, इस दोनों को ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट और फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने के बाद हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। अब उसमें हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड नहीं दिया है, बट हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का यहाँ पर निकालने के लिए हिंट दिया है। किस तरीके से हिंट दिया है कि हम लोग को बनाए थे यहाँ पर टोटल 50,000 यूनिट्स बनाए थे, बट हम लोग सेल किए थे, हम लोग 46,000 यूनिट सेल किए थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक करिए। तो फिर मतलब कि हम लोग के पास 44,000 यूनिट क्लॉथ ए का बच जाता है, और उसी तरह हम लोग यहाँ पर 75,000 यूनिट्स बनाते हैं, 75,000 यूनिट्स बनाते हैं, बट हम लोग 70,000 यूनिट्स सेल करते हैं, मतलब कि 50,000 यूनिट्स, सॉरी 5,000 यूनिट्स हम लोग का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को तो लेस कर देंगे। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला है वो टोटल 50,000 यूनिट्स का निकला है यहाँ पर क्लॉथ ए में। ठीक है, ये क्लॉथ ए का लाइन है, कॉलम है। तो फिर क्लॉथ बी का हम लोग को 8,30,000 था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर अगर हम लोग इसको 50,000, क्लॉथ ए का 12,20,000 को अगर हम लोग 50,000 से डिवाइड करने के बाद तो फिर वो 1 यूनिट का निकल जाएगा। और फिर अगर हम लोग 4,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 97,600 आएगा, जो कि 4,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकलेगा। उसी तरह हम लोग का यहाँ पर क्लॉथ बी का भी निकला है 55,333, और फिर टोटल ऐड करने के बाद टोटल के कॉलम में लिख दिए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर से लेस कर देंगे हम लोग, तो फिर हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना का कॉस्ट एक्चुअली गुड्स सोल्ड हुआ उसका कॉस्ट निकल जाएगा, कितना का गुड्स हम लोग सेल किए उसका कॉस्ट निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग को सेलिंग कॉस्ट बोला था ₹5 पर क्लॉथ सोल्ड। ठीक है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पर तो चार यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास बचा हुआ था। 50,000 में से 4,000 हम लोग के पास से क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब कि हम लोग 46,000 सेल किए थे, क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हुआ था। तो 46,000 × 5 करेंगे तो 2,30,000 आएगा। और उसी तरह हम लोग के पास 75,000 बनाए थे और फिर 70,000 सेल किए थे, 5,000 हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया था। तो 70,000 कॉस्ट सोल्ड, क्लॉथ सोल्ड, मतलब कि 70,000 क्लॉथ सोल्ड इंटू 5 किए तो ये 3,50,000 आ गया, जो कि हम लोग का यहाँ पर टोटल ऐड करने के बाद यहाँ पर 5,80,000 लिख दिए। ठीक है, तो फिर इससे हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट का
वैल्यू नहीं दिया था, उसकी जगह हम लोग को सेल दिया था। सेल का वैल्यू दिया था कि 35 रुपीज़ में हम लोग क्लॉथ ए सेल कर रहे हैं और 50 रुपीज़ में हम लोग क्लॉथ बी सेल कर रहे हैं। तो हम लोग क्लॉथ ए हम लोग 46,000 यूनिट सेल किए थे और क्लॉथ भी हम लोग 70,000 यूनिट सेल किए थे। तो हम लोग को उससे वैल्यू निकल गया ये दोनों, उस दोनों को हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख दिया, और जो बैलेंसिंग फिगर निकला इसको इससे माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसी तरह इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स जो निकला था उसको अगर हम सेल्स से माइनस किए तो फिर हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट का वैल्यू निकल गया, और इस दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख दिए, या फिर इसको इससे माइनस करने के बाद हम लोग लिख दिए। तो ये था हम लोग का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, कॉस्ट शीट का। और फिर अब कैसा लगा आप लोगों को वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और फिर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड को जिसको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और कमेंट में रिव्यू दीजिएगा अपना कि कैसा है। और फिर मैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस को पहले से सॉल्व करके, जिससे कि टाइम बच जाए सॉल्व करने का वीडियोज़ में, तो फिर जिससे वीडियो शॉर्ट रहे इसके कारण मैं पहले से सॉल्व कर लिया हूँ। तो अगर वो ठीक है तो फिर आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू।